विधि के समक्ष समता हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है, ठीक है। दूसरा है विधि के समान संरक्षण। विधि के समान संरक्षण, अब आपको कंफ्यूजन होगा कि विधि के समान संरक्षण है क्या। देखिए आपको टाइम लगेगा, पर अगर आप मेरी वीडियो लेते हैं तो आपके एक एक खंड को बड़ी ही अच्छी तरीके से मैं कवर करवा दूंगा। आपको किसी भी किताब को पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल और केवल आप वीडियो को देखते रहिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, आपको एक एक पॉइंट यहां पर समझाया जाएगा, ठीक है भाई। आप देखिए विधि के समक्ष समता, इसको हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है। दूसरा जो पॉइंट है विधि के समान संरक्षण, में इसको समझाता हूं। पहले मैं बता दूं कि इस पॉइंट को हमने, जो मैं इधर लिख देता हूं, देखिए विधि के समान संरक्षण का जो ये सिद्धांत है, ये एक सिद्धांत है, ये अमेरिका से लिया है हमने। कहां से लिया है इसको? अमेरिका से, ठीक है। और वहां पे एक प्रोफेसर थे, एक विधि निर्माणकारी कह सकते हैं, एक विद्वान थे, उनका नाम था प्रोफेसर डाइसी ने यह सिद्धांत दिया था कि विधि के समान संरक्षण का सिद्धांत किसने दिया था? प्रोफेसर डाइसी, अमेरिका के रहने वाले थे। ये प्रोफेसर डाइसी ने यह सिद्धांत दिया था कि विधि के समान संरक्षण को भी लिया जा सकता है, कोई देश अगर लेना चाहे तो देखिए एक ही अनुच्छेद के अंदर दो सिद्धांत हैं और दोनों सिद्धांत जो हैं वो अलग अलग देशों से लिए गए हैं। एक पहला विधि के समक्ष समता का अधिकार, इसको ब्रिटेन के संविधान से, बल्कि दूसरा विधि के समान संरक्षण का जो अधिकार है इसको अमेरिका के संविधान से लिया गया। और से राज्य हमको वंचित नहीं कर सकता। मैंने आपको राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 12 में बता चुकी है, तो इसलिए मैं यहां पर आपको नहीं बताऊंगा, आप पहली वाली वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। अब हमने बता दिया आपको विधि के समक्ष समता का अधिकार, तो मैंने आपको डिफाइन कर दिया। अब मैं आपको डिफाइन करना चाहता हूं कि विधि के समान संरक्षण का मतलब क्या है, ठीक है। विधि के समान संरक्षण का मतलब क्या है? विधि के समान संरक्षण, विधि आप लिखना चाहें तो आप लोग लिख लें किसी कॉपी में, विधि के समान संरक्षण, ठीक है भाई, विधि के समान संरक्षण, ठीक है। इसका अगर आप हिंदी अनुवाद, मतलब ये हिंदी ही अनुवाद है, पर इसका अगर आप सरल रूप देखेंगे तो इसका मतलब होता है समान के साथ, लिख लें आप अपनी कॉपी में अगर आप लिखना चाहें, समान के साथ समान व्यवहार, ठीक है। समान के साथ समान व्यवहार लिख लीजिए इसे। इसका आप सरल रूप अगर आप पढ़ना चाहें तो इसका मतलब यह होता है, विधि के समान संरक्षण का अगर आपको सरल मतलब देखना है, मैंने आपको सरल तरीके से बता दिया, इसका मतलब होता है समान के साथ समान व्यवहार। मान लीजिए कोई व्यक्ति ए है, ठीक है, मैं आपको बड़ा सिंपल तरीके से, आप अगर एक बार इसको पढ़ लेंगे आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे, मेरी गारंटी, ठीक है। व्यक्ति ए है, कोई व्यक्ति बी है, ठीक है भाई, कोई व्यक्ति बी है। मान लीजिए इस व्यक्ति ने कोई अपराध कर दिया, मान लीजिए उस व्यक्ति ने कोई अपराध कर दिया, मान लीजिए किसी को मार दिया, हत्या कर दी किसी की, इसको सजा हुई 5 वर्ष की, इसको सजा हुई 5 वर्ष की। मान लीजिए यदि कोई अपाहिज व्यक्ति है, उसने भी इसी तरीके का कोई कृत्य कर दिया, तो क्या उस व्यक्ति को भी, जो हाथ पैरों से खराब है, या हाथ अगर उसके खराब हो जाएंगे तो वो मर्डर कर ही नहीं पाएगा, मान लीजिए वो पैरों से विकलांग है, तो क्या उसको भी 5 वर्ष की हमें सजा देनी चाहिए? नहीं, उसको हम 5 वर्ष से घटा करके 3 वर्ष दे सकते हैं या 4 वर्ष अधिकतम उसको दे सकते हैं। भाई वो अपने हाथ पैरों से कमजोर है, तो इसलिए वो समान नहीं है। ये व्यक्ति पूरा हष्ट पुष्ट है, इस व्यक्ति में विकलांग है ये व्यक्ति, तो इसलिए हम इसके साथ इसका जैसा व्यवहार नहीं कर सकते। मान लीजिए मैं आपको दूसरा एक और एग्जांपल दे सकता हूं। यदि कोई महिला है, महिला ए है, ठीक है, महिला ए, ठीक है, उसने चोरी की, ठीक है, चोरी कर ली मान लीजिए, और उसको 6 महीने, ठीक है, की सजा हुई। मान लीजिए वहीं कोई बी महिला है, ठीक है, उसने भी चोरी की, ठीक है, पर वो महिला गर्भवती है, ठीक है, वो महिला गर्भवती है, तो क्या उसको 6 महीने की सजा आप देंगे? नहीं देंगे, क्योंकि इन दोनों की कंडीशंस पे बेटा
फर्क है दोस्तों, इन लोगों की कंडीशंस में दोनों में फर्क है। ये दोनों समान नहीं है, ठीक है, ये दोनों कैसे हो गए, असमान, ठीक है। अगर ये दोनों समान महिलाएं होती, अगर ये महिलाएं बिल्कुल स्वस्थ होती, अगर ये गर्भवती ना होती, तो फिर हम इनको 6-6 महीने की सजा दे सकते थे। अब हम इसको 2 महीने की सजा दे सकते हैं, ठीक है। तो समान के साथ समान व्यवहार होना चाहिए, ना कि असमान के साथ। इन दोनों की कंडीशंस कहती हैं असमान, इसके बराबर ये नहीं है, इसके बराबर ये नहीं है, तो इसके साथ व्यवहार भी समान नहीं होना चाहिए। यही मैं समझा रहा था आपको कि विधि के समक्ष विधि के समान संरक्षण, विधि के समान संरक्षण, आप इसको आपने खूब जगह पढ़ा होगा। आप मुझे बताइए कि क्या ये आपको आज समझ में आ गया कि नहीं, ठीक है। विधि के समान संरक्षण। दूसरा अब हम चलते हैं आर्टिकल, मुझे यकीन हो गया होगा कि भाई आपको समझ में आ गया होगा अनुच्छेद 14, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूं अनुच्छेद 15, ठीक है। अब आपको समझाता हूं मैं अनुच्छेद 15। चलिए अब समझते हैं अनुच्छेद 15, ठीक है। कौन सा समझते हैं, अनुच्छेद 15। हम एक एक अनुच्छेद को इतनी अच्छी तरीके से लेंगे कि आप कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। अनुच्छेद 15, इसमें बोला गया है, देखिए मैं आपको बिल्कुल संविधान की भाषा लिखवाता हूं जो संविधान में लिखा गया है। इसमें लिखा गया है राज्य को, ये देखिए राज्य शब्द वही वाला है, इसमें राज्य में मैं बता दूं आपको, ये वही वाला है अनुच्छेद 12 वाला। अनुच्छेद 12 में आने वाले सभी तत्व इस राज्य में सम्मिलित हैं। अनुच्छेद 12 में आने वाले सभी तत्व इसमें सम्मिलित हैं। जो राज्य की परिभाषा मैंने आपको बताई थी वो सभी चीज इसमें सम्मिलित हैं। राज्य को, आगे बढ़ते हैं, राज्य को ये आदेश है, राज्य को ये आदेश है कि वह, अब मैं आपको थोड़ा हाईलाइट कर दूं, ठीक है। देखिए इसका एक क्रम है, क्रम में आपको बता दूं, धर्म, ठीक है, धर्म, मूलवंश, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर विभेद, देखिए मैं संविधान में विभेद शब्द लिखा गया है, मैं इसको सरल रूप में कर दूं तो, मैं अगर इसको सरल रूप में आपको बताना चाहूं तो विभेद का मतलब हो जाता है भेद। भेद का मतलब होता है उनको अलग अलग बांट देना, ठीक है। धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं करेगा, ठीक है भाई, समझ में आ गया आपको। राज्य को यह आदेश है कि वह धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं करेगा, ठीक है। देखिए इसमें एक चीज और है, राज्य को यह आदेश है कि वह केवल, यहां केवल शब्द और जोड़ लीजिए, ठीक है, मैंने इसको छोड़ दिया था, केवल शब्द जरूर इस पर लगा दें, केवल। देखिए इस केवल का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है, संविधान में इसको लिखा गया है, इस केवल शब्द को लिखा गया है संविधान के अंदर कि राज्य को यह आदेश है कि वह केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं करेगा। केवल धर्म के आधार पर, मूलवंश के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर एवं जन्म स्थान के आधार पर। मैं आपको एक चीज और बता दूं, केवल इन्हीं आधारों पर विभेद नहीं करेगा, बाकी के आधार हो सकते हैं, बाकी के आधार हो सकते हैं जो इसमें लिखे गए नहीं हैं, ठीक है। तो आपको एग्जामिनर फंसाने के लिए किस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा कि क्या
शैक्षणिक आधार पर विभेद किया जा सकता है? तो भाई ये अनुच्छेद 15 में नहीं लिखा, तो इसके आधार पर हम विभेद कर सकते हैं। ठीक है, हम शैक्षणिक आधार पर विभेद कर सकते हैं क्योंकि वो अनुच्छेद 15 में नहीं लिखा गया है। ठीक है, हम सामाजिक आधार पर भी हम विभेद कर सकते हैं। तीसरा, हम आर्थिक आधार पर भी विभेद कर सकते हैं क्योंकि ये तीनों चीजें संविधान में नहीं लिखी गई हैं, तो राज्य इन तीनों चीजों पर विभेद कर सकता है। आपने देखा होगा कि देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इकोनॉमिकल रूप से कमजोर होते हैं या आर्थिक रूप से पिछड़े होते हैं, तो सरकार उनको विशेष छूटें देती हैं। तो आप उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते कि भाई ये लोग आर्थिक रूप से कमजोर हैं तो इनको सरकार ज्यादा फायदा दे रही है, क्योंकि वो संविधान में नहीं लिखा गया है। आर्थिक आधार संविधान में नहीं लिखा गया है कि भाई आर्थिक आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा या भेदभाव नहीं होगा। सरकार इन आधारों पर विभेद